यस डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम लोग इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज क्लास 9th के लिए जो आपका साइंस का टॉपिक है उसको उसके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और ये मैंने होमवर्क असाइन किया था अपने एक स्टूडेंट को क्लास 9th में, और उसने ये बनाकर भेजा, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, बहुत अच्छा हो रखा है, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। आइए आगे बढ़ाते हैं। बोलता है हु हैज व्हाट हैज ग्रीन रेवोल्यूशन लेड टू। ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या किया है? तो जो बेसिकली है वो इंक्रीज फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़ाया है। और अगर पूछा जाएगा इंडिया में किसने किया, तो एम एस स्वामीनाथन। ऐसे अगर वर्ल्ड वाइड पूछा जाएगा तो कौन? नॉर्मन बोरलॉग। और जो पंजाब हरियाणा वाला रीजन है उसमें वीट का प्रोडक्शन बढ़ा है इसकी वजह से। व्हाट हैज व्हाइट रेवोल्यूशन लेड टू। तो सारे रेवोल्यूशन है एसोसिएटेड है, हर एक का कुछ ना कुछ फीचर है। तो व्हाइट रेवोल्यूशन जो है वो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट के प्रोडक्शन से एसोसिएटेड है। और अगर इंडिया में पूछा जाएगा कि किसने किया था, तो वर्गीज कुरियन ने। व्हाट शुड वी डू फॉर सस्टेन्ड लाइवलीहुड। तो भाई जहां कहीं भी सस्टेनेबल चीजों का मतलब है, तो वहां पर क्या है कि यूजिंग रिसोर्सेज इन अ वे सो दैट द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन इज कैटर्ड एंड फ्यूचर जनरेशन डोंट हैव टू सैक्रिफाइस विद देयर नीड्स। और उसके तहत आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मालूम है कि पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रहा है, 1 से 2, 2 से 4, इस तरीके से, लेकिन क्रॉप प्रोडक्शन उस हिसाब से नहीं बढ़ता है। बल्कि पॉपुलेशन के बढ़ने से क्या होता है कि लैंड रिसोर्सेज पे दबाव पड़ता है। जो जमीन अवेलेबल था वो सिकुड़ जाता है, क्योंकि मोर पॉपुलेशन मीन्स मोर माउथ टू फीड एंड लेस लैंड टू डू एग्रीकल्चर। क्योंकि वो लैंड जो है वो ऑक्यूपाई हो जाता है घर, मकान, मॉल, दुकान और इन चीजों में। तो आपको क्या करना होगा? बहुत सारे इंटरएक्टिव टेक्निक्स को अपनाना होगा। मिक्स क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, उसी के साथ में आप एनिमल हस्बेंड्री करो एंड सो ऑन। और ये सारा करके आप क्या करो? यील्ड को बढ़ाओ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को खिलाया जा सके। नेम एनी 2 फॉडर क्रॉप्स। फॉडर क्रॉप पूछा जा रहा है। जो जानवरों को खिलाते हैं, जानवर जो है वो दो तरीके के हैं। मिल्च एनिमल है जो दूध देते हैं, फिर ड्रॉट एनिमल है जो भार ढोते हैं। अब दोनों को अलग अलग तरीके का चीज खिलाया जाएगा, लेकिन कुछ ग्रीन तो दोगे ना। तो उसमें बरसीम है, सूडान ग्रास है। अब जब यहाँ पे नाम आ गया है, जानवरों का मैंने जिक्र कर लिया है, तो गाय है। तो गाय है तो गाय में ही इंडिजिनस वैरायटी है, बाहर की वैरायटीज है। तो बाहर की वैरायटीज में जैसे होल्स्टीन फ्रीजियन, साहिवाल, जर्सी। ठीक है, साहिवाल जो है वो इंडियन ब्रीड है। ठीक है, भैंस में देखोगे तो मुर्रा इंडियन ब्रीड है। और बकरी में भी है तो जमुना पारी इंडियन ब्रीड है। और ये सारा को जो है वो क्या करते हैं? हाइब्रिड करते हैं या जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं, जेनेटिक रिफॉर्म करते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग करते हैं। और कोशिश करते हैं कि दोनों का मिक्सचर आए और यील्ड ज्यादा हो और उनमें यहाँ के हिसाब से टॉलरेंस आए, यहाँ के फूड क्रॉप के हिसाब से वो ढल जाए। तो जो खाना खिलाते हैं जानवरों को, तो उसमें कोई भी जानवर होगा तो उसमें बेसिक आपको ये देखना होगा कि भाई वो भी लाइव स्टॉक है। तो उसको क्लीन पानी चाहिए, रहने की साफ सुथरी जगह चाहिए, उसको भी वेटनरी डॉक्टर की फैसिलिटी चाहिए, प्रॉपर खाना चाहिए। अब मुर्गी ही है, मुर्गी से अंडे ले रहे हो तुम, ठीक है, तो और जिसको मीट के लिए तैयार कर रहे हो, तो दोनों का फूड रिक्वायरमेंट अलग होगा। ठीक है, पहले तो ब्रीड सही चुनो, मुर्गी का सही ब्रीड चुनो। उसके बाद जो है उसको फूड अलग अलग दो। फूड अलग अलग दोगे तो जो लेयर है, जो अंडा देने वाली है, उसका फूड का रिक्वायरमेंट अलग होगा, उसको कैल्शियम चीज चाहिए। और जो ब्रॉयलर है जिसको मीट के लिए ग्रो कर रहे हो, उसको प्रोटीन और विटामिन देना होगा। प्रोटीन की जल्दी से मीट गेन करे और विटामिन ताकि डिजीज से बचा रहे। तो ये सारी बातें भी हैं, इसका भी ध्यान में रखना है। व्हाट आर फोटो पीरियड्स रिलेटेड टू। तो बेसिकली फोटो पीरियड अगर किसी पौधे का तुम पूरा कर दोगे तो उसमें फूल आने लगेगा, वो मतलब जो उसका मेन पर्पस है वो होने लगेगा। तो ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक पौधे में फ्लावर नहीं आएगा, फ्लावरिंग नहीं होगा।
व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ खरीफ सीजन? तो खरीफ मालूम है बरसात में होता है, जून से लेकर के अक्टूबर नवंबर, ठीक है, डिपेंड करता है कि कब मानसून आ रहा है। और इसका एग्जांपल है पैडी है, मेज है, इसको हाई टेम्परेचर चाहिए और ज्यादा पानी चाहिए, ज्यादा गर्मी चाहिए। रबी सीजन जो है वो नवंबर टू अप्रैल होता है। गेहूं उगाते हैं, मस्टर्ड उगाते हैं, चना उगाते हैं एंड सो ऑन। और भी बहुत तरह के ऑयल सीड्स उगाते हैं। नेम द 3 स्टेजेस इन विच फार्मिंग प्रैक्टिसेस आर डिवाइडेड। जो 3 बेसिक है, तो सबसे पहले सीड चुनो, क्रॉप को नर्चर करो। अब क्रॉप का नर्चरिंग जो है क्लास 8 में मैंने एग्रीकल्चर चैप्टर में डिटेल बता रखा है कि क्या क्या स्टेप है। और फिर क्या करो, उसको प्रोडक्शन करो। और जो उगा रहे हो उस टाइम में भी प्रोडक्शन करो कि जानवर ना चर जाए, पेस्ट ना लग जाए। और जब उगा ली हो तो फिर उसको खराब ना हो जाए। खराब होने के लिए भी बहुत सारा फैक्टर है, बायोटिक फैक्टर है, बायोटिक फैक्टर है। अब कीड़े लग गए, गिलहरी ने कुतर दिया, चिड़िया चुन के ले गई, तो वो बायोटिक फैक्टर है। नमी ज्यादा रह गया, है ना, वो एबायोटिक फैक्टर है। लेकिन नमी रहेगा तो सड़ जाएगा ना, फंगस लग जाएगा उसमें। What is the name given to crops obtained by introducing a gene that provides the desired characteristics? तो इसको GM क्रॉप बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। अभी जैसे ब्रिंजल में आया है और कॉटन आया है, उसको लेकर के बीच में बहुत बवाल भी मचा था। और जैसे ब्रिंजल जो है अपना इंडियन देसी ब्रिंजल देखोगे तो उसमें बहुत वैरायटी है, गोल है, पतला है, लंबा है, उसमें कोई पर्पल कलर का है, कोई व्हाइट कलर का है, कोई ग्रीन कलर का है। और लेकिन वो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड होगा वो बड़ा सा होगा, ठीक है, खूब वजन वाला। देखा होगा तुम लोगों ने मार्केट में। नेम एनी 2 फैक्टर्स फॉर विच क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट इज डन। तो क्यों इंप्रूव करते हैं? तो देखो यार, सिंपल सी बात है, हर वक्त तुम्हें डिजायर्ड कैरेक्टर से ऐड करना है। अब डिजायर्ड कैरेक्टर जो है वो कैसे होगा? तो सर ये देखना पड़ेगा कि वो क्रॉप उगा रहे हैं किस लिए। फॉडर क्रॉप उगा रहे हैं जानवर को खिलाने के लिए, तो उसका डिजायर्ड कैरेक्टर क्या होगा कि उसका स्टेम काफी लंबा हो, उसमें प्रोफ्यूज ब्रांचिंग हो, ताकि एक ही पौधा काटे तो ढेर सारा घास निकले। अगर क्रॉप के लिए उगा रहे हैं तो क्या चाहेंगे, मतलब फसल के लिए चाहेंगे तो क्या चाहेंगे कि पौधा जो है वो उसका हाइट छोटा हो, जितने दूर में दाने लगते हैं वो पार्ट बड़ा हो, वो जल्दी से जल्दी मैच्योर हो जाए, है ना, ताकि दूसरे फसल के लिए टाइम मिले। तो ये सारा डिजायर्ड फीचर है जो कि हम ऐड ऑन करते हैं या हम उसकी तलाश में रहते हैं। हाउ मेनी न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर प्लांट्स? तो 16 न्यूट्रिएंट है, उनको 2 ग्रुप में बांटा गया है, माइक्रो और मैक्रो। उसमें बेसिकली एनपीके जो है वो मेन मेजर में आता है। उसके बाद तुमको मोलिबेडनम देना है या और ऐसा चीज है कैडमियम देना है, तो वो जिंक देना है, तो वो माइक्रो में आता है। थोड़ी सी मात्रा लेकिन चाहिए। लेकिन मेन जो है एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये मेजर है। इसके अलावा और भी है। व्हाट इज FYM? तो FYM का फुल फॉर्म होता है फार्म यार्ड मैन्योर। जो बेसिकली खेती के समय जो निकलता है उसको सड़ा गला उससे खाद बनाओ। बायो पेस्टिसाइड, नीम जो है वो बायो पेस्टिसाइड का काम करता है। ऐसे खरीदने जाओगे तो मेलाथियन, रोगर और बहुत तरह का चीज है, उसका हार्मफुल इम्पैक्ट भी है जीवों पे, पॉलिनेटर्स पे और सॉइल पे और जो छिड़क रहा है उस पे। लेकिन नीम है, उसको छिड़किए, कुछ नुकसान नहीं है, एडवर्स इम्पैक्ट कुछ भी नहीं है। व्हाई डू ड्रॉट्स ऑकर? ड्रॉट का क्या मतलब है? सूखा। तो मतलब प्रोलॉन्ग एब्सेंस ऑफ रेन इन अ पर्टिकुलर एरिया, तो उसके वजह से ड्रॉट होगा। ड्रॉट क्या है? स्कार्सिटी, इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, उसकी वजह से ड्रॉट होगा। व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ मिक्स क्रॉपिंग? मिक्स क्रॉपिंग से क्या होगा? तो बेसिकली रिस्क को कम कर देता है, और अगर एक क्रॉप फेल भी हो जाए तो आपके पास कुछ ना कुछ दूसरा है जिसके बिहाफ पे आप चला सकते हो काम अपना। नेम एनी 2 सोर्सेज ऑफ विटामिन B2 एंड B12। तो मिल्क और मीट जो है इसमें आपको ये मिल रहा है। व्हाट आर मिल्च एनिमल्स? तो ऐसे जानवर जो दूध देते हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स ऑफ डेयरी एनिमल्स आर कॉल्ड मिल्च एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।
नेम टू फॉरेन कैटल ब्रीड्स दैट आर सेलेक्टेड फॉर लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड, ज्यादा दिन तक दूध देगा तो जर्सी है, ब्राउन स्विस है, हॉल्स्टीन है, फ्रीजियन है, ये सारे ब्रीड हैं, अच्छा यील्ड होता है। नेम टू कैटल ब्रीड्स विच शो एक्सीलेंट रेजिस्टेंस ऑफ डिजीज, तो रेड सिंधी और साहिवाल ये इंडियन ब्रीड है, तो ये यहाँ के आबो हवा में पले बढ़े हैं, यहाँ के खाना को खाए हैं तो फिर रहेगा। फिर बोलता है मेंशन टू साइंस ऑफ हेल्दी एनिमल्स, हेल्दी एनिमल जो है उसका दो साइन, तो रेगुलर खाएगा और नॉर्मल पोस्चर रहेगा, ज्यादा रंभाएगा नहीं, आंख से आंसू नहीं निकल रहा है, ठीक है, और यील्ड भी आपको सही सही दे रहा है, रेस्ट में है, परेशान नहीं कर रहा है, देख के ही पता चल जाएगा कि हेल्दी है या नहीं है। नेम वन ऑयल यील्डिंग प्लांट, तो सनफ्लावर है, एक ही पूछा तो सनफ्लावर, दूसरा पूछेगा तो ग्राउंड नट, तीसरा पूछेगा तो कोकोनट, चौथा पूछेगा तो सरसों मस्टर्ड, पांचवा पूछेगा तो जो फ्लेक्स आज के डेट में बहुत चला हुआ है, फ्लेक्स सीड लोग ऐसे भी खा रहे हैं, है ना, ये सारे से ऑयल निकलते हैं। ब्लू रेवोल्यूशन क्या है, तो ब्लू रेवोल्यूशन जो है वो फिश के लिए है, तो फिशिंग जो है उसके साथ दो बातें हैं कि कैप्चर फिशिंग है, गए और कुछ नहीं करना है और समुद्र से नदी से तालाब मछली ये कर लिए, और फिर रेयरिंग करना है। अब तो अगर मान लो तुम रेयरिंग करोगे तो फिर उसमें भी क्या होगा कि तालाब का पूरा सरफेस हर लेयर का तुम यूटिलाइज करो, तो रोहू भी पालो, कतला भी पालो, कार्प भी पालो, ठीक है, कोई सरफेस फीडर होगा, कोई मिड लेयर फीडर होगा, कोई बॉटम लेयर फीडर होगा। कार्प मछली जो है उसका खासियत क्या है कि जो खरपतवार उगता है तालाब में, ठीक है, उसको खाएगा। फिर कुछ ऐसी मछली भी रहेगा जो ये मछलियां जो गंद फैलाएंगी उनको खा करके साफ करेगा, और इस तरीके से क्या होगा कि भाई हर लेयर का। अब ब्लू रेवोल्यूशन जो है उसमें सिर्फ फिश ही नहीं है, आज के डेट में तो बहुत सारी चीजें खाई जा रही है, श्रिम्प है और ऑयस्टर खाते हैं, बहुत जगहों पे तो ऑक्टोपस और भी बहुत सारी ऐसी चीजें भी खाते हैं, तो वो सारा उगाना बनाना। Why should beekeeping be done in good pasturage? बी कीपिंग करोगे तो भाई उसका बहुत बेनिफिट है, तुमको तो हनी मिलेगा ही, और जहां पे तुमने मधुमक्खी का डब्बा लिया वहां का यील्ड ऑटोमेटिक बढ़ गया, क्योंकि हनी बीज आर गुड पॉलिनेटर्स, अच्छा पॉलिनेशन होगा तो क्या होगा, आसपास में जहां है, मान लो आम के बगीचे में तुमने रखा तो यील्ड अच्छा होगा, लीची का बगीचा है, सहजन का बगीचा है, सरसों का खेत है, वहां तुमने रखा, जहां तुमने रख दिया वहीं का यील्ड बढ़ जाएगा, तुमको कुछ करना नहीं है। तुमको हनी मिल रहा है और जिसके बगीचे में तुम रखे हो उसको फायदा हो रहा है। हाउ डू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन, तो बायोटिक फैक्टर जैसे डिजीज है, इंसेक्ट है, ड्रॉट है, सॉइल की सैलिनिटी है, वाटर लॉगिंग है, हीट है, कोल्ड है, फ्रॉस्ट है, ये सारा जो चीज है ये नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो बायोटिक फैक्टर में डिजीज और इंसेक्ट आ गया, निमाटोड आ गया, और एबायोटिक फैक्टर में क्या है, ड्रॉट, सैलिनिटी, वाटर लॉगिंग, हीट, कोल्ड, फ्रॉस्ट, ये सारा जो है इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है ना। व्हाट आर द डिजायरेबल एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस, डिजायरेबल क्या है, क्या हम चाहते हैं, तो फॉडर क्रॉप के लिए हम चाहेंगे कि हाइट अच्छा हो, प्रोफ्यूज ब्रांचिंग हो, ये डिजायरेबल है। सीरियल क्रॉप्स जो है उसमें हम डॉर्फनेस चाहेंगे ताकि लेस न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो, और आ, जल्दी से मेच्योरिटी हो जाए, तो आगे फसल के लिए खेत हमको तैयार मिलेगा, हम जल्दी खेत तैयार कर सकेंगे। व्हाट आर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड व्हाई आर दे सो कॉल्ड मैक्रो, मैक्रो मतलब जो चीज ज्यादा चाहिए। 16 nutrients are essential for plants, out of which 13 are supplied by the soil. Among these, 6 are required in large quantities. As these are required in large quantities, they are called macro. तो नाइट्रोजन है, फास्फोरस, पोटेशियम, मैंने बताया ना, एनपीके, ये तो यार सिंबल पढ़े हो ना, कैल्शियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए और सल्फर, है ना। यूरिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं, पोटाश डालते हैं, कैल्शियम अलग से छिड़कते हैं, है ना। वेयर डू प्लांट्स गेट न्यूट्रिएंट फ्रॉम, कहाँ से मिलता है, तो भाई जमीन से मिलेगा, हवा से मिलेगा और पानी से मिलेगा। Plant gets nutrition from air, water, and soil. Basically, 16 nutrients that are essential for plant. Of these, carbon dioxide and oxygen are obtained from air, hydrogen from water, and rest by the 13 nutrients are supplied by the soil. Compare the uses of manures and fertilizers in maintaining soil fertility. है ना,
मैन्योर जो है वो ऑर्गेनिक मैटर है, लेकिन उसमें न्यूट्रेंट कम होता है, और उसमें क्या है कि उसका हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। मैन्योर जो है वो क्या होता है, बल्की होता है, फाउल स्मेल देता है। ये यार, ये सब तुम लोग क्लास 8 में पढ़ चुके हो भाई, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं बता रहा हूँ। मैन्योर कितना भी यूज करो, उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। मैन्योर जो है वो सॉइल प्रोफाइल चेंज करेगा। अब रेतीली मिट्टी है, उसमें मैन्योर डालोगे तो क्या होगा, उसका वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ेगा। क्ले है, उसमें पर्कोलेशन होता ही नहीं, उसमें मैन्योर डालोगे तो उसका पर्कोलेशन बढ़ जाएगा, है ना। लेकिन फर्टिलाइजर में क्या है कि अगर थोड़ा सा भी जो फैक्ट्री में तैयार हो रहा है, महंगा है, पानी डालोगे तो खराब हो जाएगा, है ना। और उसके बाद क्या है कि अगर एक्सेसिव यूज हो गया तो सॉइल को खराब करेगा। ये सॉइल प्रोफाइल को चेंज नहीं करता है। तो ये सारा डिफरेंस है, दैट यू ऑल आर ऑलरेडी अवेयर। तो मैं कोई नई बात तो कह नहीं रहा हूँ। What factors may be responsible for losses of grains during storage? अब स्टोरेज के समय में क्या चीजों से होता है, तो एबायोटिक फैक्टर है, जिसमें मॉइस्चर और टेम्परेचर। मॉइस्चर होगा तो बर्बाद कर देगा, टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा अप डाउन करेगा, उससे भी थोड़ा नुकसान पहुंचेगा। बायोटिक फैक्टर है, रोडेंट है, चूहे कुतर रहे हैं, है ना। बर्ड्स, माइट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत तरह के होते हैं, है ना, ये लॉस कराते हैं। व्हाट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर कॉमन इन डेयरी एंड पोल्ट्री फार्मिंग? अब बोलता है कि क्या चीज कॉमन है, तो भैया जानवर पाले हो, लिविंग चीज है, ठीक है। तो कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। शेल्टर, चाहे डेयरी करो चाहे पोल्ट्री करो, वेल डिजाइन होना चाहिए, एरी होना चाहिए, हाइजेनिक होना चाहिए, सनलाइट आए, टेम्परेचर मेंटेन रहे। फीडिंग, अच्छा खाना खिलाओ। और केयरिंग, चाहे एनिमल हो चाहे बर्ड हो। अब एक बार बर्ड फ्लू लगेगा, सारा खत्म हो जाएगा, तुम्हारा पोल्ट्री का सारा मुर्गा बतख गया, टर्की गया। और ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना। और वही चीज है जानवर के साथ भी, उसको फुट एंड माउथ डिजीज हो रहा है, और बहुत कुछ होता है। तो उसका अगर ख्याल नहीं रखोगे तो फिर नुकसान हो जाएगा। ब्रॉयलर और लेयर में क्या डिफरेंस होता है उसके मैनेजमेंट में? तो ब्रॉयलर जो है वो मीट के लिए करते हैं, लेयर जो है वो एग के लिए। As per the purpose for which they are raised, the housing, nutritional and environment requirements of broiler are somewhat different from those of layer. Broiler का नीड अलग है। The daily food requirement of ration for broiler is protein rich with adequate fat and high amount of vitamin A and K. Whereas layers require enough space and proper lighting. ये तो मैंने बताया था कि उसको प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए और विटामिन ए और के चाहिए। लेयर जो है उसको एनफ स्पेस दो, प्रॉपर लाइटिंग दो, ठीक है, उसके खाने में कैल्शियम दो, तभी ना अंडा देगा। और अंडा देगा तो अंडा बनने के लिए उसका कवर चाहिए जो कि कैल्शियम वाला होता है, तो ऐसा खाना दो। फिशेस कैसे ऑब्टेन्ड होते हैं? तो फिशेस आर ऑब्टेन्ड आइदर फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज व्हिच आर कॉल्ड कैप्चर फिशिंग, और फिश फार्मिंग व्हिच इज कॉल्ड कल्चर फिशरी। बोलता है कंपोजिट फिश कल्चर से क्या होगा? कंपोजिट फिश कल्चर में क्या होगा कि भाई एक ही तालाब है, एक ही वाटर बॉडी है जहां हम पाल रहे हैं, और हर लेयर पे पालेंगे। The species are selected in such a way that they do not compete for food among themselves. इस तरीके की स्पीसीज चुनेंगे जो आपस में खाने के लिए लड़ नहीं रहे हैं। और डिफरेंट फूड हैबिट्स है। ड्यू टू दिस द फूड अवेलेबल इन ऑल पार्ट्स ऑफ द पॉन्ड इज यूज्ड। फॉर एग्जांपल, कतला जो है वो सरफेस फीडर है, ग्रास कॉर्प जो है वो वीड खाता है। All these species together use all the food in the pond without competing with each other. The culture increases in the field yield for the pond. सब अलग अलग खाना खा रहा है, अलग अलग लेयर में लड़ रहा है, रह रहा है, कोई किसी से लड़ाई नहीं कर रहा है, ठीक है। और एक ही तालाब से हमको पहले 4 किलो मछली होता था, अभी 16 किलो हो रहा है, तो भैया नुकसान क्या है? उगाइए, पालिए और बेचिए और पैसा कमाइए, खुद भी खाइए। बोलता है इंटरक्रॉपिंग का एडवांटेज क्या है? इन इंटरक्रॉपिंग, 2 or more crops आर ग्रोन साइमल्टेनियसली सेम फील्ड। एक रो पैटर्न होता है, a few crops of one crop and adjoining that a new a few crops of another crop. This practices reduces interspecific competition. तो स्पीसीज के बीच में कंपटीशन ही है। सिंपल बात है, देखो मक्का लगा है एक लाइन में, दूसरे लाइन में मक्का लगा हुआ है। अब मक्के के जड़ के बगल में ही क्या किया, लोबिया लगा दिया, बीन लगा दिया। अब लोबिया होगा, बीन होगा, तो उसको चढ़ने के लिए चाहिए ना, मक्के के स्टेम पे ही चढ़ जाएगा। गलती से अगर मान लो मक्का खराब हो गया तो भी लोबिया तुमको भरपाई कर देगा, है ना। और मक्के का भुट्टा तोड़ लो, जो उसका डंडी है उसको खेत में खड़ा छोड़ दो, तुमको अलग से अलान गाड़ने की जरूरत नहीं है। और ये लोबिया वगैरह जो है उसमें क्या है,
उसमें क्या है कि वो नाइट्रोजन एनरिच करता है। यानी तुम अगर ये लगा दिए तो तुमको यूरिया देने का काम नहीं है। मक्के का जो पोर्शन है वो तुम काट के जला लो या जानवर को खिला दो, लोबिया वाला जो पार्ट है उसको खेत में ही जोत दो। इसी तरीके से जोत दोगे तो क्या होगा, ग्रीन मैन्योर हो गया, फटाक से कंपोस्ट बनेगा, नाइट्रोजन उसने दे ही दिया है। तो दोनों ही क्रॉप बेटर यील्ड देंगे और मिनिमम यूटिलाइजेशन होगा न्यूट्रिएंट का और मिनिमम स्प्रेड होगा पेस्ट का। क्रॉप रोटेशन का एडवांटेज क्या है, तो सॉइल को फर्टाइल बनाता है, क्रॉप यील्ड बढ़ाता है, और जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है उसका डिमांड को कम करता है, क्योंकि अगर तुमने एक बार लेग्यूमिनस प्लांट उगा लिया तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। और सेलेक्टेड रोटेशन होगा तो उससे क्या होगा, पेस्ट कंट्रोल भी होगा, क्योंकि उनको जो है फेवरेट क्रॉप अपना नहीं मिल रहा है अगले सीजन में, तो उनके लिए जिंदगी जीना रहना कठिन हो जाएगा। तो यार वीडियो काफी लंबा हो गया, इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।